Hello my dear students, good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to your SST class. So this is our history term and today we have to discuss it. We have already started our first chapter and that is the French Revolution, and in that we have discussed so many different topics. We have discussed the outbreaks of French Revolution, the event of 14th July and so many other things. So look, in our previous classes we have discussed that the third state, okay, that third state, what he had done on 20 June, look one second, fine. So look, on 20 June the third state, the representatives of the third states assembled in a hall, okay, and खुद को उन्होंने एक assembly, okay, as an assembly declare किया था, and also they swear themselves, okay, to create a, you can say, the draft of a constitution. And after that, on 4th August, they have given a decree, and that decree, the king Louis XVI, okay, have to accept everything. इस डिक्री में जब 4th, sorry, let me clear the date, that is, yes, 4th August. On 4th August 1789, ओके 4th अगस्त 1789 को जो डिक्री नेशनल असेंबली ने पास आउट किया था, उसमें लुई 16 को उन सारी चीज़ों को मानना पड़ा. ओके, लुई 16 ने ये फाइंड आउट किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं फ्रांस में. लोगों के गुस्से को देखकर लुई 16 ने क्या किया, उन सारे आप कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस को और जो भी उनकी डिमांड्स थी थर्ड स्टेट की जो असेंबली थी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी डिमांड्स को मान लिया कि येस, नाउ इन फ्रांस देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ओके, एंड किंग को भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा और उसके पावर्स को उस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंट्रोल करेगी. ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंट्रोल करेगी. इतना सब कुछ लुई 16 ने मान लिया था, विच वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लासेस. एंड नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, लुक, as the representatives of the third state swear themselves to draft a constitution after 2 years, okay, that in 1789 में उन्होंने अपने आप से स्वेर किया था और 2 years के बाद 1791 में उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया. ओके, look here. In 1971 the National Assembly completed the draft of the constitution. That means 1971 में असेंबली ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया था. ओके, दैट मीन्स आप कह सकते हो एक तरीके से कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे उनको अपने कंट्री को चलाना है, रूल रेगुलेशन से एवरीथिंग दे हैव कंप्लीटेड, ओके, इन 2 years in 1991 1791 एंड 1789 में उन्होंने स्टार्ट किया था. ओके, ऑन 20 जून. नाउ लुक, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी, ओके, कि राइट्स कैसे दिए गए थे, पॉलिटिकल पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, इन सारी चीज़ों को हमें इन अ शॉर्ट वे डिस्कस करना है कि ये सारी चीज़ें थी क्या. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस द फर्स्ट पॉइंट, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन. कि ये जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था ये स्टार्ट होता था राइट्स ऑफ सिटीजन्स से. ओके, कि सिटीजन्स को हम राइट्स देंगे, इसके डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट होता था. और क्या क्या था इसमें देखते हैं. राइट टू लाइफ, right to speech, freedom to speech, freedom to opinion, equality before law were established as natural rights. Okay, ये जो आप देख रहे हो rights to life, speech, opinion and equality before law, ये जो rights हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कि नेशनल असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट में क्या किया था, इसको नेचुरल राइट्स की तरह डिक्लेयर किया था. उन्होंने माना कि ये नेचुरल राइट्स की तरह है, ये ह्यूमंस को बर्थ से मिलनी चाहिए. देखते हैं आगे इसमें और क्या पॉइंट्स हैं. लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज अ नेचुरल राइट्स बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे. कि ये जो राइट्स हैं किसी भी ह्यूमन के, किसी भी सिटीजन के, ये बर्थ से ही उसको मिलेंगी. ओके, ये सारी चीज़ें किसी भी ह्यूमन को, ये सारे राइट्स बर्थ से ही मिल जाएंगे. ओके, किसी एज का वेट नहीं करना पड़ेगा कि इस एज के बाद आपको ये राइट्स प्रोवाइड की जाएंगी. ऑलरेडी बर्थ से ही ये सारी राइट्स किसी भी सिटीजन के लिए, फ्रांस के किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या रहेंगे, एक्सेप्टेबल रहेंगे और उसको किसी भी कंडीशन में क्या नहीं किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है इन राइट्स को. ओके, दैट कुड नॉट बी टेकन अवे बाई एनी पर्सन. यू कैन मेंशन हियर बाई एनी पर्सन, कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी को इतना पावर नहीं है
कि वो किसी भी ह्यूमन के नेचुरल राइट्स को, क्योंकि नेचुरल राइट्स उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो नेचुरल राइट्स को कोई भी ख़त्म कर सके। एंड आफ्टर दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। एंड इसके साथ ही साथ उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को ये ऑर्डर दिया था। स्टेट मीन्स व्हाट, वहाँ के आप कह सकते हो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि वहाँ का जो किंग है, जो पावर में था फिलहाल, उसको उन्होंने ये ऑर्डर भी दिया था स्टेट को कि किसी भी ह्यूमन का ये जो नेचुरल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, स्टेट की रहेगी। ओके, स्टेट को इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन अगर किसी सेकंड पर्सन के राइट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है, हार्म करता है या ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उस पर्सन के खिलाफ क्या करने की, कार्रवाई करने की जो पावर है ये किसके पास है, स्टेट के पास है। स्टेट की ये ड्यूटी रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये सारे राइट्स किसी भी ह्यूमन के इफेक्टेड ना हो किसी भी कंडीशन में। ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट फॉर्म विच वाज रिलेटेड टू द राइट्स, ओके, ऑफ ह्यूमंस, ऑफ सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, ओके, विच वर गिवन इन द drafted constitution. And now we have to discuss about the power, that how it is divided into the people and the bodies. Okay, wait a second. Okay, so as we have discussed the rights of citizens of France, which were made by the drafting committee, or we can say the National Assembly, okay, of third states, the representatives of the third states. And after that we have to discuss that how they have distributed the powers. ओके, कि पावर जो था, सारा का सारा जो टोटल पावर था, कि उसको उन्होंने कैसे और किसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये उनका पॉलिटिकल सिस्टम था। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। लुक, द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू सेपरेट एंड असाइन द पावर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। उनका जो मेन मोटो था राइट्स के बाद, जो उनका मेन ऑप्शन था, ओके, कि उनको क्या करना है कि दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स। ओके, कि पावर को क्या करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेपरेट करना है, एंड असाइन, और देना है, किसको देना है, द पावर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये इंस्टीट्यूशंस क्या थे, देखिए, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन्होंने क्या किया था, पहले क्या था मोनार्क सिस्टम में कि जुडिशरी यानी कि न्याय करना, ये भी किंग को है करना है। द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, मतलब रूल्स को बनाना और रूल्स को फॉलो करवाना, ये भी किंग के ऊपर ही डिपेंड करता था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली ने, द ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे पावर्स को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। जुडिशरी अलग होगी, एग्जीक्यूटिव अलग होगा एंड लेजिस्लेचर अलग होगा। और ये लोग चूज कैसे किए जाएंगे, ओके, कि इनको बनाया कैसे जाएगा, आइए समझते हैं। सपोज करिए यू आर वन ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस, okay, you are one of the people of France. Wait a second, here will be okay, कि आप फ्रांस में एक पर्सन है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रांस के जो सिटीजन्स हैं, उनमें से 2 टाइप्स के पीपल को डिसाइड किया जाएगा, एक्टिव पीपल एंड पैसिव पीपल। यू कैन से द इनएक्टिव पीपल। ओके, लुक, पीपल वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टिव एंड पैसिव। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम चूज करने के लिए, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव्स को और जुडिशरी को क्या करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, ओके, हम ये कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रांस में जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, एक्टिव पीपल एंड इनएक्टिव पीपल। इनएक्टिव पीपल वर नोन एज पैसिव पीपल। ओके, तो ये एक्टिव पीपल क्या है और पैसिव पीपल क्या है, पहले ये समझना है। एक्टिव पीपल उन पर्सन को कहा जाता था जो मिनिमम यानी कम से कम अपने 3 डेज के वेज को, ओके, क्या करते हैं, एज अ टैक्स पे करते हैं। मतलब अपने 3 दिन की जो भी इनकम उनकी होती है टोटल, सपोज दैट अगर मेरी 1 डे की इनकम 1000 है, ओके, एंड आई एम वन ऑफ द सिटीजन ऑफ फ्रांस, तो मेरी 3 डेज की इनकम कितनी होगी, 3000। ओके, तो इस 3000 को कम से कम 3000 अगर हम टैक्स पे करते हैं, सो आई विल बी द एक्टिव पर्सन। ओके, एंड अगर हम पे नहीं करते हैं, सो आई विल बी इनएक्टिव पर्सन, जिसे हम पैसिव की कैटेगरी में रख देते हैं। तो एक्टिव पर्सन कौन थे, वो पर्सन थे जो मिनिमम अपने 3 डेज की क्या करते थे, सैलरी को, अपने वेज को क्या करते थे, एज अ टैक्स पे करते थे, उनको एक्टिव पीपल माना गया। पैसिव पीपल जो पे नहीं करते थे। अब पैसिव पीपल में कुछ मैन भी आते थे, सभी की सभी वुमेन्स आती थी, ओके, चिल्ड्रंस आते थे, एंड यूथ बिफोर 25, उन यूथ को भी रखा गया जो 25 एज से कम है। तो पैसिव पीपल कौन कौन थे, वो पर्सन जो अपने कम टैक्स पे करते थे, 3 डेज से कम टैक्स पे करते थे। इसके अलावा वुमेन्स थी, चिल्ड्रंस थे, एंड वो सारे पीपल थे जो 25 ईयर से
कम एज के हैं, ओके, यूथ जिसे हम कह सकते हैं। तो ये तो पीपल पैसिव कैटेगरी में आ गए, मतलब इनको ना वोट देना है तो इससे कोई मतलब ही नहीं था इनसे, ओके, इन 3 को चूज करने के लिए। मेन यहाँ पे हैं एक्टिव पीपल, जो मिनिमम अपने 3 डेज के वेज को, सैलरी को क्या करते हैं, एज अ टैक्स पे करते थे। तो एक्टिव पीपल को ये पावर था कि वो वोट कर सकते हैं। अब वो वोट कैसे करेंगे और किसको करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, जुडिशरी के बारे में, कि ये जो एक्टिव पीपल हैं ये डायरेक्टली वोट करेंगे किसके लिए, जुडिशरी के लिए, मतलब उन पर्सन्स के लिए जो जुडिशरी सिस्टम में आएंगे, जो न्याय करने के लिए बनेंगे। और उसमें हम जिस सिंपल जिसे जज हम कहते हैं, तो जज को चूज कौन करेगा, इलेक्ट कौन करेंगे, द एक्टिव पीपल्स ऑफ फ्रांस, ओके, द एक्टिव सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, दे चूज द जज। ये तो हो गया इधर जुडिशरी सिस्टम, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू चूज द लेजिस्लेचर्स। लुक दिस, ये लेजिस्लेचर्स कौन हैं भाई, ये लेजिस्लेचर्स वही हैं जो हमारे नेशनल असेंबली में लोग थे। तो ये नेशनल असेंबली पहले तो बन गई थी, रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया था, लेकिन हमेशा तो वही नहीं रहेंगे। उनके बाद ये नेशनल असेंबली कैसे चूज की जाएगी, तो नेशनल असेंबली के पीपल्स को चूज करने के लिए क्या करना पड़ता था, एक्टिव पीपल क्या करेंगे, पहले चूज करेंगे इलेक्टोरल्स को। इलेक्टोरल्स मीन्स ऐसे पर्सन जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जिनको चीज़ों के बारे में नॉलेज है ना। तो पहले ये सभी के सभी एक्टिव पीपल क्या करेंगे, इलेक्टोरल्स को चूज करेंगे, 50,000 इलेक्टोरल्स, ओके, 50,000 इलेक्टोरल्स को पहले ये वोट देके क्या करेंगे, चुनेंगे एक्टिव पीपल। और फिर ये जो इलेक्टोरल्स हैं, जो 50,000 इलेक्टोरल्स हैं, ये अपने आप में से ही कुछ 745 पीपल्स को चूज करेंगे एज अ नेशनल असेंबली। देखिए 2 स्टेप में है ये। पहले एक्टिव पीपल यानी नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, चूज करेंगे इलेक्टोरल्स को, जो लगभग 50,000 होंगे। एंड अमॉन्ग दिस 50,000 इलेक्टोरल्स 745 पीपल विल बी चूज्ड एज नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली उनको नेशनल असेंबली में चूज करके उनको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो ये तो नेशनल असेंबली हो गई। और नेशनल असेंबली को ही लेजिस्लेचर कहा गया है। लेजिस्लेचर मीन्स वो बॉडी जो लॉ बना सकती है, ठीक है, जो नियम कानून, नए नियम कानून क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेचर, ओके, विच मेक्स लॉज, जो लॉ बनाएंगी। और देखिए इसके अलावा किंग और उसके मिनिस्टर्स जो थे, जो ऑलरेडी हैं, ओके, सिस्टम में, क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब वहाँ पे मोनार्की सिस्टम भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से 2 चीज़ें निकल के आएंगी, हमारे जुडिशरी और नेशनल असेंबली, ओके। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, तो मोनार्की क्या है, मोनार्की मीन्स व्हाट, द किंग रूल। तो किंग और उसके मिनिस्टर्स तो वहाँ पहले से ही होंगे, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के पास पावर होगा कि इन दोनों को कंट्रोल कर सकती है, इनके रूल्स रेगुलेशंस को रोक भी सकती है, मान भी सकती है, या फिर खत्म भी कर सकती है, ठीक है। और इनको ही बना दिया गया एग्जीक्यूटिव, ओके। तो रूल्स रेगुलेशंस, नए लॉज बनाने की पावर नेशनल असेंबली, न्याय जजमेंट करने की पावर जुडिशरी, एंड एग्जीक्यूटिव्स उसको फॉलो करवाना, और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें जो कंप्लीट थी वो किंग्स एंड देयर मिनिस्टर्स, दे वर नोन एज एग्जीक्यूटिव्स, जो कंट्रोल किया जाता था नेशनल असेंबली के द्वारा ही। सो दिस वाज कंप्लीटली यू कैन से द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस। This was the political system of France, okay। इसको आप फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम भी कह सकते हैं, जो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी ने बना के दिया था फ्रांस के लोगों के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांस में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसमें मोनार्क का भी कुछ पार्ट था, उनकी भी कुछ सहभागिता थी। वो दोनों लोग मिल के ही अब क्या करने वाले थे, फ्रांस पे रूल करने वाले थे और चलाने वाले थे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो मेन मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली, ओके, नेशनल असेंबली और ये जो इलेक्टोरल्स, ये जो वही मेन मेंबर्स थे। कौन बन सकता था, देखिए वोट कौन दे सकता है, एक्टिव पीपल जो 3 डेज की वेज कम से कम टैक्स देते हो। लेकिन ये बन कौन सकता है, क्योंकि कोई ना कोई नॉमिनेट होगा तभी तो हम उनमें से चुनेंगे। तो नॉमिनेशन केवल उन्हीं लोगों का हो सकता है, इलेक्टोरल्स के लिए या फिर नेशनल असेंबली के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करते हों या लोगों को मनी देते हों, ओके, जो मनी लेंडर्स थे, बड़े बड़े जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े ट्रेजर्स, मर्चेंट्स या टैक्स पे करने वाले हैं, वही इलेक्टोरल या नेशनल असेंबली में जा सकते हैं या इलेक्टोरल बन सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक्टिव पीपल में तो सभी आएंगे ना, पुअर, रिच, एवरीवन, लेकिन यहाँ पे वही जा सकता है जो रिच हो। क्यों?
क्योंकि वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, वो लोगों को मनी दे रहा है, जो दूसरों लोगों को मनी दे रहा है लैंड एज अ लैंड, मतलब जो लैंड करा रहा है मनी लोगों को, जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, काफ़ी रिच होगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से कि फ्रांस का ये जो सिस्टम था ये अमीरों के लिए बन गया था, क्योंकि जो इलेक्टोरल्स थे वो कौन थे, रिच थे। तो जब रिच होंगे तो डेफिनेटली वो रिच के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे और पुअर्स के बारे में कम सोचेंगे। इसलिए जो सिस्टम था ये भी कुछ ज़्यादा दिनों तक सही से चल नहीं पाया, और इसमें इस सिस्टम में अभी भी प्रॉब्लम थी कि इसमें मोनार्क भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था। ओके, सो ये डेमोक्रेटिक अभी नहीं था एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। ये सिस्टम था द कॉन्स्टिट्यूशन विद द मोनार्क ऑफ फ्रांस, ओके, which was completed by the drafting committee of the third state representatives. So ये सिस्टम था फ्रांस का जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रांस कैसे कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री बना और वहां से मोनार्क का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हुआ। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट। Listen guys, as I have seen that topic is very broad, okay, so we cannot finish the topic in just one day because already 15-minute video has completed and I don't want to make this longer. So I will discuss all that points, okay, कि फ्रांस कैसे एक complete democratic और constitutional country बना, ये हम next session में discuss कर लेंगे। Okay, I hope कि today whatever we have discussed that is clear to you. Thank you and जय हिंद guys.